तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 स्टेट्स ऑफ मैटर, और जो रिलेट कर रहा है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से। इसमें इनिशियली सबसे पहली बात, मैटर किसे कहते हैं? द स्टफ बाय विच यूनिवर्स इज मेड। वो जर्रा, वो शय जिसके जरिए पूरी कायनात बनाई गई है, वो क्या कहलाता है? मैटर। और सिंपल वर्ड में मैटर को किस तरह डिफाइन करते हैं? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइज सम स्पेस। ठीक है, वो चीज जो जगह घेरे वजन रखे, मैटर कहलाती है, मादा कहलाती है। नेक्स्ट, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। फिजिकल का मतलब जाहिरी, तबई, नजर आने वाली। विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर: गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस के लिए किस तरह डिफाइन करेंगे? बहुत ही आसान सी बात, ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड वॉल्यूम। सच फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर having fixed shape and fixed volume is called solid. Fixed volume but non-fixed shape so such physical state of matter which has fixed shape, fixed volume is called solid. Has definite volume but non-definite shape, liquid. और अगर शेप और वॉल्यूम दोनों क्या हो? नॉन फिक्स, नॉन डेफिनाइट, तो ये क्या है? गैस। बहुत ही आसान सी बात है ये। नेक्स्ट अगर हम देखें, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, द थ्योरी विच रिप्रेजेंट काइनेटिक बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल। ऐसी थ्योरी जो मॉलिक्यूल के काइनेटिक बिहेवियर को शो करे, क्या कहलाती है? वो हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। ठीक है, तो ऐसी थ्योरी जो कि मॉलिक्यूल के काइनेटिक बिहेवियर को शो करे, वो कहलाती है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, साइंटिस्ट क्लाइवियस ने 18th सेंचुरी में KMT फॉर गैसेस दी। Now kinetic molecular theory, the theory which represent kinetic behavior of molecule is known as kinetic molecular theory. KMT for gases, साइंटिस्ट क्लाइवियस in 1857 और 18th century। ठीक है, इस फर्स्ट की हुई चीज है, मफरूजात। The gas which obey all postulate of KMT is known as ideal gas। और जबकि हमारे पास जो गैसेस मौजूद है वो कौन सी हैं? रियल गैसेस। तो नंबर 1 पॉइंट, कंपोजिशन। all gases consist of small and tiny particles called molecule except noble gases। क्योंकि उनके ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट होते हैं, लिहाजा वो कंसिस्ट होती हैं एटम्स के ऊपर। अदर देन ग्रुप 8A, all gas consist of small and tiny particles called molecule। अगर ये गैसेस के अलावा बात करेंगे तो वो क्या होंगे? एटम्स। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। गैसेस में डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल क्या होता है? बहुत ज्यादा, जब भी वो आसानी से कंप्रेस हो सकती है। इजी पॉइंट है ये। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, डिस्टेंस बिटवीन इंटर पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा होता है, जब भी वो आसानी से कंप्रेस हो जाती हैं, और इसी वजह से उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होने के बराबर नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस मॉलिक्यूल का ज्यादा है तो फोर्सेस क्या होंगी? कम। डिस्टेंस और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, तो देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑक्युपाइड। गैस का वॉल्यूम डिपेंड करता है कंटेनर के ऊपर। गैस जिस कंटेनर में होगी तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर विल बी इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। जितना कंटेनर का वॉल्यूम होगा वही टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस होगा। लेकिन अगर किसी एक मॉलिक्यूल की बात करें, एक मॉलिक्यूल, ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होगा वो टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस से नेग्लिजिबल होगा। ठीक है भाई, बहुत ही आसान सी बात है। एक हमारे पास कमरा है और उसके अंदर बहुत सारी आंट्स, चींटियां भरी हुई हैं।
तो टोटल वॉल्यूम ऑफ आंट्स क्या होगा? टोटल वॉल्यूम ऑफ रूम। लेकिन अगर उसमें से एक चूटी का वॉल्यूम नोट डाउन करें, इंडिविजुअल वॉल्यूम ऑफ सिंगल आंट, वो नेग्लिजिबल होगा एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम। तो यहां पर यही कह रहे हैं कि टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इन विच गैस इज कंटेन, जबकि इंडिविजुअल वॉल्यूम, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम ना होने के बराबर होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है। इसके बाद एक होता है मीन फ्री पाथ। मीन औसत, एवरेज, फ्री आजाद, पाथ रास्ता, औसत आजाद रास्ता। अब ये क्या होता है? जब गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराते हैं, देखिए ये सामने गोल दायरे के अंदर गैसेस की मूवमेंट लिखी हुई है। गैस पार्टिकल की मूवमेंट कैसी होती है? स्ट्रेट लाइन, हैप्पैज़ार्ड और कंटिन्यूअस मूवमेंट। गैस पार्टिकल एक दूसरे से भी कोलाइड करते हैं और वॉल की, वो कंटेनर की वॉल से भी कोलाइड करते हैं। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। सक्सेसिव का मतलब लगातार एक के बाद एक। अब देखें ये एक कोलिजन हो गया, ये फर्स्ट कोलिजन है, फर्स्ट कोलिजन ये मतलब ये फर्स्ट कोलिजन हो गया और ये हो गया सेकंड कोलिजन। ठीक है। इन दो कोलिजन के दरमियान क्या होगा? ये होगा मीन फ्री पाथ, गैस ने आजाद मूव किया है। इसी तरह एक कोलिजन ये हो गया फर्स्ट और एक कोलिजन ये हो गया सेकंड। तो इन दोनों कोलिजन के दरमियान गैस ने फ्रीली मूव किया है। इसी तरह एक कोलिजन ये हो गया सेकंड और एक कोलिजन क्या हो गया आखिर में, ये थर्ड। ठीक है। तो इन दो कोलिजन के दरमियान गैस ने कैसा मूव किया है? फ्रीली। तो मीन फ्री पाथ किसे कहते हैं? द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो लगातार टकराव, दो लगातार कोलिजन्स के दरमियानी डिस्टेंस को, दरमियानी फासले को हम कहते हैं मीन फ्री पाथ। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं भाई? गैसेस में डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल ज्यादा होने की वजह से गैस के पार्टिकल के दरमियान कोई भी अट्रैक्शन नहीं होती। ठीक है। और ये एक फॉल्टी पॉस्टुलेट है। फॉल्टी क्यों? देखें गैसेस में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पार्टिकल्स पाए जाते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो गैसेस एक दूसरे के नजदीक आती हैं, कोलाइड करती हैं, तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्जन भी होगी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अट्रैक्शन भी होगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, ये जो ऑसिलेट है ये आइडियल गैस के लिए आइडियल नहीं होती। तो याद रखिएगा ये फॉल्टी पॉस्टुलेट है, ये रियल गैसेस पर एप्लीकेबल नहीं। रियल गैसेस में अट्रैक्शन भी होगी और रिपल्जन भी होगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा हाँ लिखा हुआ भाई। ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? आइडियल गैस पर एप्लीकेबल है, रियल गैसेस पर एप्लीकेबल है। कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स, देखें कोलिजन आप लोगों ने पढ़े होंगे फिजिक्स में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन एंड इनइलास्टिक कोलिजन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलिजन, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक। तो इलास्टिक कोलिजन क्या होते हैं? ऐसे कोलिजन जिनके दरमियान टोटल एनर्जी और मोमेंटम बिफोर और आफ्टर कोलिजन क्या होता है? सेम। बहुत ही आसान सी बात है। इलास्टिक कोलिजन का मतलब हमने एक बॉल ली, रूम में लेके आए और रूम खाली रूम है और दीवार पे मार दी बॉल और हट गए वहां से। अब बॉल जो होगी वो दीवार पे टकराने के बाद वापस मूव करेगी, दूसरी दीवार पे टकराएगी। अगर उसकी एनर्जी लॉस नहीं होगी तो जब हम कल वापसी आएंगे रूम में तो वो बॉल टकराती रहेगी। इसका मतलब उस बॉल का कोलिजन कैसा था? इलास्टिक। ना ही उसकी एनर्जी कम हुई और ना ही उसका मोमेंटम कम हुआ। ठीक है। जिस फोर्स से हम कल उसको फेंक के गए थे उसी फोर्स से वो हमें टकराते हुए मिलेगी। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, collision between gaseous molecules are completely elastic. It means that total energy and momentum remains same before and after collision, जबकि ऐसा मुमकिन नहीं है रियल गैसेस के लिए। This is also include in faulty postulate। ठीक है। तो दो postulate ऐसे हैं जो कि कोई भी गैस ओबे नहीं कर सकती।
ठीक है भाई, ये दो पॉस्टुलेट थे। एक तो पॉस्टुलेट था हमारे पास गैसेस के दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, जबकि रियल गैसेस में कुछ ना कुछ तो होती है। ये एक पॉस्टुलेट था। दूसरा कौन सा है, गैसेस के दरमियान जो कोलिजन होते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 7, गैसेस पार्टिकल जब मूव करते हैं तो उनके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो ये कोलाइड करते हैं एक दूसरे से और कंटेनर की वॉल से, तो वो उस काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर में चेंज कर देते हैं। तो व्हेन गैसेस मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर, तो ये एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स लगाते हैं पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो फोर्स exerted by gas molecules per unit area is called pressure। बहुत ही आसान सी बात है। तो P equals to F over A, ठीक है। लास्ट पॉइंट, टेम्परेचर डिपेंडेंस। टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी के अंदर डायरेक्ट रिलेशनशिप पाया जाता है, ठीक है। as high as the kinetic energy, sorry, as high as the temperature, as high will be the kinetic energy। अब देखें टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट। अब इसमें जो सवाल पूछा जाता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी में डायरेक्ट रिलेशन है, तो डायरेक्ट रिलेशन क्या होगा, हाफ mv²। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होती, बल्कि वेलोसिटी का स्क्वायर इंक्रीज होता है, याद रखिएगा, ठीक है। टेम्परेचर और वेलोसिटी में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, टेम्परेचर और वेलोसिटी के स्क्वायर में डायरेक्ट रिलेशन है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू हाफ mv²। हाफ कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, जबकि वेलोसिटी क्या होगी, चेंज। बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर गैसेस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का स्क्वायर चेंज होता है, जो कि दोनों क्या एक दूसरे के डायरेक्टली रिलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एंड हो गई। सिर्फ दो फॉल्टी पोस्टुलेट थे, एक फॉल्टी पोस्टुलेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला और दूसरा फॉल्टी पोस्टुलेट इलास्टिक कोलिजन। ये दोनों पोस्टुलेट रियल गैस तो ओबे कर ही नहीं सकते, ठीक है। इसके बाद केएमटी फॉर लिक्विड गैसेस, केएमटी फॉर लिक्विड और सॉलिड, ये हमारे कोर्स में शामिल नहीं है, मतलब कि डिटेल पोस्टुलेट में शामिल नहीं, लेकिन फिर भी हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो कार्निक मॉलिक्यूलर थ्योरी फॉर लिक्विड है, इसमें क्या होता है, लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो कंसिस्ट होते हैं लेयर्स के, इसको कहते हैं क्लस्टर्स। लेयर्स और क्लस्टर्स होते हैं। 2 डायमेंशनल एरे सिस्टम होता है, जबकि सॉलिड में कैसा होता है, 3 डायमेंशन XYZ। और जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के ऊपर इजीली स्लाइड कर जाते हैं, इनकी कोई शेप नहीं होती। शेप डिपेंड करती है जिस कंटेनर में लिक्विड डाल देंगे वही शेप हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टैंक या भी कोई भी जूस मौजूद है, अगर एक बोतल में होगा तो शेप कैसी होगी, बोतल जैसी। गिलास में होगा तो शेप कैसी होगी, गिलास जैसी। इसका मतलब लिक्विड की शेप वेरी करती है, डिपेंड करता है जिस कंटेनर में वो कंटेन होगा वही उसकी शेप। नेक्स्ट हमारे पास सॉलिड। सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड, ठीक है। पार्टिकल्स क्या होते हैं, इनकी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है। इसमें पाया जाता है लैटिस, ठीक है। अच्छा, ये आखिर में पढ़ेंगे क्रिस्टल सिस्टम के अंदर यूनिट सेल किसे कहते हैं, लैटिस किसे कहते हैं, और कितनी टाइप के क्रिस्टल सिस्टम, बहुत ही आसान से हैं। तो इसमें जो पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है वो फ्रीली मूव नहीं करते, टू एंड फ्रो मूवमेंट होती है, ठीक है। तो इसमें कोई खास बात तो थी नहीं, बस ये पता होना चाहिए लिक्विड के जो आपके पास डायमेंशन होती है 2 डायमेंशन सिस्टम होता है, और सॉलिड के अंदर 3 डायमेंशन सिस्टम होता है। अब इसमें गैसियस स्टेट की स्टडी करनी है हमें। असल में होता ये है कि बिहेवियर ऑफ गैसेस, बिहेवियर ऑफ लिक्विड और बिहेवियर ऑफ सॉलिड, इसमें होता है कि इसमें क्या बिहेवियर पाया जाता है। नंबर 1, गैसेस के बिहेवियर में गैसेस का पहला बिहेवियर क्या होता है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किसे कहते हैं, इंटरमिक्सिंग और इंटरमिंगलिंग ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन।
डिफरेंट पार्टिकल्स का आपस में मिल जाने का प्रोसेस कहलाता है डिफ्यूजन। ठीक है, और ये ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में पढ़ेंगे डिटेल में। गैसेस में क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल बहुत ज्यादा होता है, लिहाजा डिफ्यूजन का फिनोमेना सबसे ज्यादा होता है किसमें? गैसेस में। फॉर एग्जाम्पल, अगर डिफ्यूजन क्या होता है, एक गिलास पानी है उसमें एक ड्रॉप इंक डाल दें तो इंक फैलना स्टार्ट कर देगी, तो ये कहलाएगा लिक्विड लिक्विड डिफ्यूजन। ठीक है, जिस तरह आप लोगों ने प्रैक्टिकल अभी सेकेंड के परफॉर्म नहीं किए, अदरवाइज क्या होता है कि अगर टेस्ट ट्यूब से अमोनिया गैस निकल रही है और ऊपर से आप रॉड में, ग्लास रॉड में HCl लेके आ जाएं तो व्हाइट कलर के फ्यूम्स निकलेंगे। होगा क्या? अमोनिया रिएक्ट्स विद HCl टू फॉर्म व्हाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर क्या हुआ? गैस गैस डिफ्यूजन। ठीक है, तो कार्डिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक भी ये दो अगर डिफरेंट गैसेस अपोजिट साइड से आ रही हैं तो उनमें इंटरमिक्सिंग होगी, कोई कंपाउंड बन गया, जिस तरह अमोनिया प्लस HCl, तो अमोनियम क्लोराइड के फ्यूम्स बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी। गैसेस में क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड बहुत ज्यादा होता है, लिहाजा गैसेस कैन इजीली कंप्रेस टू अ हायर एक्सटेंट एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। गैसेस में डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड, लिहाजा इसको बहुत ही ज्यादा एक्सटेंट तक हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आसान सी बात थी। इसमें सिंपल क्या है कि जैसे प्रेशर अप्लाई करेंगे गैस क्या हो जाएगी? कंप्रेस हो जाएगी। जिस तरह CNG होती है, कंप्रेस नेचुरल गैस। ठीक है, CNG कंप्रेस नेचुरल गैस जो गाड़ियों में ऐसा फ्यूल इस्तेमाल की जाती है, तो वो उसको हम लोग क्या करते हैं? हाई प्रेशर के ऊपर कंटेनर में फिल कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, इसका मतलब गैसेस में, गैसेस का बिहेवियर क्या है? गैसेस में डिफ्यूजन का फेनोमेना होता है, गैसेस में कंप्रेशन का फेनोमेना होता है, गैसेस में एबिलिटी होती है कि वो प्रेशर अप्लाई करते हैं। और प्रेशर क्या है? पढ़ा हम लोगों ने KMT में, फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट एरिया ऑफ कंटेनर इज कॉल्ड प्रेशर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसके हैं वो क्या है? हमें यूनिट्स ऑफ प्रेशर याद होनी चाहिए। एयर हमारे ऊपर जो प्रेशर लगाती है वो एटमॉस्फेयर में कितना होता है? 180 atm। ठीक है, एटमॉस्फेयर में कितना है वो? 180 atm है। हम एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करते हैं ताकि समझ में आ जाए आप लोग के ज्यादा। देखें, अब प्रेशर की इक्विवेलेंसी पता होनी चाहिए। 180 atm विल बी इक्वल्स टू, पहले बात करते हैं टोर की, 760 टोर। ठीक है, और ये किसकी इक्वल है? 760 mm ऑफ Hg। mm ऑफ Hg किससे कहते हैं? मिलीमीटर ऑफ हाइड्रोग्राम। ठीक है, और ये किसके इक्वल है? 76 cm ऑफ Hg। ये मल्टीपल चॉइस है सारे के सारे, ये सारे प्रेशर आप इसमें इक्वल है। तो 1 atmosphere will be equals to 760 torr, और 760 torr will be equals to 760 millimeter of hydrogarum, and 760 millimeter of hydrogarum will be equals to 76 cm of Hg, और ये बराबर है 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम कहते हैं पास्कल। तो हम क्या कहते हैं? पास्कल। 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल है। अगर पाउंड पर स्क्वायर इंच की बात करेंगे, 14.7 psi। psi किसे कहते हैं? पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, और ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है 20 टन की। तो ये सारी प्रेशर की यूनिट्स आपस में इक्वल हैं। ये मल्टीपल चॉइस बहुत बार पूछ लिया गया है कि 1 एटमॉस्फेयर विल बी इक्वल्स टू डैश पास्कल। कितने पास्कल हैं? 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या सिंपल पास्कल, या कितने टन के इक्वल है? 20 टन। ये यूनिट्स हमें याद होनी चाहिए। ये सारी यूनिट्स आपस में क्या है? इक्वल। ठीक है,
ये यूनिट्स हमें सारी की सारी याद होनी चाहिए। ऑल यूनिट्स आर इक्वल टू ईच अदर। इसके बाद हमारे पास, अच्छा भैया हमें क्लियर करना पड़ेगा ड्राइंग। गैस लॉस बहुत ही आसान से, गैस लॉस में तीन चीजों का रिलेशन है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। बहुत ही आसान सी बात है, ठीक है। तो गैस में रिलेशनशिप किसका होता है? प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का। बाकी मास या नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? कांस्टेंट। फर्स्ट रिलेशन अकॉर्डिंग टू बॉयस लॉ, बॉयस लॉ ने 16th सेंचुरी के अंदर रिलेशन दिया प्रेशर और वॉल्यूम का। अकॉर्डिंग टू बॉयस लॉ, volume of given mass of a gas is inversely proportional to the pressure exerted on it. Simple word में volume और pressure में inverse relationship होता है, but at constant temperature. एक constant temperature के ऊपर there is inverse relationship between volume and pressure. Simple सी बात है, multiform है, गद्दा है हमारा, हम उस पर बैठ जाए उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा प्रेशर बढ़ाने से, उसमें से उड़ी है तो उसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। तो प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन है। अगर बात करें इसके मैथमेटिकल रिलेशनशिप की, तो मैथमेटिकल रिलेशनशिप क्या बता रहा है हमें? मैथमेटिकल रिलेशनशिप ये बता रहा है कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। वॉल्यूम और प्रेशर में इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है, ठीक है। तो अगर हम देखें इसको, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, इक्वल कांस्टेंट, और V इज इक्वल्स टू K 1/P। तो PV इज इक्वल्स टू K। एक चीज याद रखिएगा, अगर दो चीजों के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाएगा, अगर दो चीजों के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाएगा तो उनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है, जिस तरह लिखा हुआ ना PV इज इक्वल्स टू K। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इफ टू सब्सटेंसेस आर इनवर्सली रिलेट विद ईच अदर, अगर दो चीजों के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है तो उनका प्रोडक्ट हमेशा इक्वल आता है किसके? कांस्टेंट, ठीक है। इसके मैं इनवर्स बात करूं, अगर दो चीजों में डायरेक्ट रिलेशन होता है तो उनका रेशियो होगा कांस्टेंट। आई रिपीट इट, अगर दो चीजों के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाएगा तो उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, उनका ग्राफ बनेगा कर्व। तीन चीजें आ गई, दो चीजों के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप होगा तो इनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होगा? एक कांस्टेंट, ग्राफ कैसा बनेगा? कर्व। इसके बाद हम पढ़ेंगे चार्ट्स में, दो चीजों के दरमियान अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो उनका रेशियो होता है कांस्टेंट और उनका ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आगे चलते हैं भाई। देखिए अब इन्होंने PV इक्वल्स टू K इक्वेशन हम गई, न्यूमेरिकल में इस्तेमाल क्या किया? P1 V1 इज इक्वल्स टू K, P2 V2 इज इक्वल्स टू K। तो P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, ये एक से ज्यादा स्टेट के लिए है और इसके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। आसान सी बात है, तीन चीजें गिवन होंगी हमें, ठीक है। दो वॉल्यूम एक प्रेशर, दो प्रेशर एक वॉल्यूम, या तो प्रेशर मालूम करना होगा या तो वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा, ठीक है भाई। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इसमें एक बार मल्टीपल चॉइस पूछा गया है, क्योंकि दो चीजों के दरमियान इनवर्स रिलेशन है, ग्राफ कैसा बनेगा? कर्व। लेकिन कर्व कौन सा? याद रखिएगा, हाइपरबोलिक कर्व। हाइपरबोलिक कर्व हासिल होगा इसके अंदर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बॉयस लॉ, वॉल्यूम एंड प्रेशर आर इनवर्सली रिलेट विद ईच अदर। इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? ग्राफ बनेगा इसका कर्व। लेकिन कौन सा कर्व? पैराबोलिक कर्व भी हो सकता है, हाइपरबोलिक कर्व भी हो सकता है, सिंपल नॉर्मल कर्व भी हो सकता है। तो मल्टीपल चॉइस के लिए याद होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू बॉयस लॉ द ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर इज हाइपरबोलिक कर्व। तो ये बनेगा हाइपरबोलिक कर्व, ठीक है। अब देखें हाइपरबोलिक कर्व कैसा होता है, ये बन गया ग्राफ। ये दो ग्राफ बने। अब देखें दो ग्राफ को जरा सही से देखिएगा। देखिए वॉल्यूम और प्रेशर में क्या रिलेशन है? इनवर्स। ग्राफ कैसा बन गया? कर्व। तो ये फर्स्ट ग्राफ पता चल गया हमें, वॉल्यूम और प्रेशर में इनवर्स रिलेशनशिप है, ग्राफ कैसा बन गया? कर्व। अब देखें
यहां पर एक्स एक्सिस पे लिखा हुआ है P, दूसरे ग्राफ में एक्स एक्सिस पे लिखा हुआ है 1/P। V और P में इनवर्स रिलेशन है, लेकिन V और 1/P में डायरेक्ट रिलेशन है। तो V और P का ग्राफ बनेगा कर्व, हाइपरबोलिक कर्व। V और 1/P का ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। मल्टीपल चॉइस किस तरीके से आएगा? अकॉर्डिंग टू बॉयस लॉ द ग्राफ बिटवीन V एंड 1/P इज डैश। बहुत से लोग जल्दी पढ़ेंगे इसको और कर्व पे ये हाइपरबोलिक कर्व पे निशान लगा देंगे, जबकि स्ट्रेट लाइन, क्यों स्ट्रेट लाइन है? अब V और P का रिलेशन नहीं है, V और 1/P का रिलेशन। ठीक है, V और P का रिलेशन नहीं बल्कि किसका है? V और 1/P का रिलेशन। तो यहां पर ये दोनों रिलेशनशिप समझ में आते हैं आप लोगों के भाई।